हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर और फंक्शन स्टडी किए थे। हम अपने थर्ड वीडियो में गवर्नर के पावर्स एंड फंक्शन स्टडी करेंगे और गवर्नर की कैपेबिलिटी स्टडी करेंगे। हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ट्रेडिशनल वे में गवर्नर की क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 2 थिंग्स ज़रूरी है। द गवर्नर शुड बी नॉट बी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फॉर विच ही और शी इज़ बीइंग अपॉइंटेड टू द गवर्नर। गवर्नर जिस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट होना है उस स्टेट का वो रहने वाला नहीं होना चाहिए, इट मीन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स प्रेसिडेंट, हैज़ टू टेक एडवाइस एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता है उसके रिस्पेक्टिव स्टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की पावर्स और फंक्शंस क्या है? सबसे फर्स्टली है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स को हम पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें सारी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर आती है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर है, गवर्नर सबसे फर्स्टली चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करता है, और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर से एडवाइस लेता है उससे रिलेटेड स्टेट के लिए। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसी भी सब्जेक्ट लिस्ट से रिलेटेड है, जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड होगा या फिर कॉन्फ्रेंट लिस्ट से रिलेटेड होगा। He or she exercise his and her power after taking permission to the president. It means अगर कॉन्फ्रेंट लिस्ट से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पे गवर्नर को लॉ बनाना है तो उसे प्रेसिडेंट से सजेशन लेना होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, द गवर्नर मेक्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ दिलाने का काम भी गवर्नर ही करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहले गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग को बुलाता है और उन्हें पोस्टपोन करने का काम भी करता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का वर्क भी गवर्नर ही करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, गवर्नर के कंसेंट के बिना, इट मीन्स गवर्नर का कंसेंट होना कंपलसरी है किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। जब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें फाइनल और साइनिंग अथॉरिटी गवर्नर के पास होती है, इट मीन्स गवर्नर का कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इफ़ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर इट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन नहीं चल रहा हो तो गवर्नर एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकता है। ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने का मतलब है एक स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर कर सकता है जिस बेस पे वो पूरे स्टेट को की जो सिचुएशन है उसको चला सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, द गवर्नर नॉमिनेट सच पर्सन 1/6 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड एक्सपर्टिव मूवमेंट्स एंड द सोशल सर्विसेज। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उन्हें नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल पावर। गवर्नर की फाइनेंशियल पावर में है, द गवर्नर ऑल्सो पजेस सेवरल फाइनेंशियल पावर। गवर्नर के बिना प्रायर परमिशन के कोई भी मनी बिल लॉ में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इट मीन जब मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है तो फाइनली जब लेजिस्लेटिव असेंबली मनी बिल को आगे पास करती है तो उसमें गवर्नर का कंसेंट होना जरूरी है। अगर गवर्नर का कंसेंट नहीं होगा तो वो मनी बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जुडिशियल पावर। गवर्नर की जुडिशियल पावर में है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर कैन रिड्यूस, पोस्टपोन एंड अमेंड द पनिशमेंट। गवर्नर किसी भी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है और अमेंड कर सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। उस पीपल से रिलेटेड हु चार्ज्ड फॉर वायलेशन, जिसके ऊपर चार्ज है कि उसने किसी भी लॉ को वायलेट किया, उसने किसी भी लॉ को
ब्रेक किया है, जो स्टेट की पावर के अगेंस्ट है, तो गवर्नर उस पर्सन की पनिशमेंट को अमेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है और पोस्टपोन कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फॉर्मेशन गवर्नर की अभी हमने स्टडी की थी, पावर्स एंड द फंक्शंस। अब हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट का फॉर्मेशन स्टडी करने में हम सबसे फर्स्टली पॉइंट डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सबसे फर्स्टली है आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स फॉलोड इज दिस रिगार्डेड द लीडर ऑफ द पार्टी इज ए मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के हेड को गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इट मीन सबसे फर्स्टली है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होगा। चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करेगा और उनके बीच में डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिपार्टमेंट की लिस्ट प्लस चीफ जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट गवर्नर के पास सेंड करने का वर्क चीफ मिनिस्टर करता है। इस तरीके से वो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू द साइज ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए? 15% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली के 15 मेंबर्स के करीबन लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी क्वालिफिकेशन किस टाइप की है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजोरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। अगर उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली उनकी मेजोरिटी नहीं होगी तो उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन द मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर्स के बीच में डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स के थ्रू ओथ ली जाती है वो गवर्नर के सामने ली जाती है। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर। कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सबसे फर्स्ट जो पावरफुल अथॉरिटी होते हैं और वही गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर के अपने अपने डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और कुछ मिनिस्टर दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड सजेशन देने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर असिस्ट करते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं और जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वैसे तो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से उन्हें मेजोरिटी मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली। इन केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व भी कर सकती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी एक मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी थर्ड वीडियो में क्लास 10th SST से रिलेटेड, सिविक्स का, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट का फॉर्मेशन और हाई कोर्ट के फंक्शन और पावर स्टडी करेंगे।